बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी लीडर्स एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 7 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। चैप्टर का नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेशन ऑफ फाउंडेशन। तो देखें पहला जो एमसीक्यू हमारे पास है, ग्लू इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सॉलिड। तो देखें ग्लू जो है एक एमॉर्फस सॉलिड है, और एमॉर्फस सॉलिड हमारे पास वो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते बल्कि इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो इसलिए ग्लू जो है एक एमॉर्फस सॉलिड है। इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड एमसीक्यू, which of the following properties is generally exhibited by amorphous solid। तो पूछा गया कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो amorphous solid एग्जिबिट करते हैं, पोजेस करते हैं, यानी उनके पास वो प्रॉपर्टी है। तो देखें एनिसोट्रॉपी जो है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये तो ऑप्शन जो है आउट हो गया। सी ऑर्डरलीनेस, हम सबको पता है कि amorphous solid के अंदर ऑर्डर नहीं होता। डी ज्योमेट्री, जो कि है शेप, तो प्रॉपर शेप भी नहीं होती है amorphous solid की। तो बी आपके पास रह जाता है जो कि ग्लास ट्रांजिशन। अब ग्लास ट्रांजिशन क्या है? ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट आपके पास amorphous solid जो होते हैं जब उनको हीट किया जाता है तो वो डायरेक्टली लिक्विड में नहीं चेंज होते बल्कि वो पहले एक रबरी प्लास्टिक सी स्टेट में जाते हैं जिसको आप कहते हो ट्रांजिशन स्टेट, और इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो ग्लास ट्रांजिशन स्टेट। तो इस रबरी स्टेट को जब फर्दर हीट करते हैं तब जाके वो एक प्रॉपर लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड एमसीक्यू, सिलिकॉन इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म्स ऑफ। ए ऑप्शन है हमारे पास एसी स्ट्रक्चर जो कि है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, सी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और डी आपके पास है नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो देखिए हमें इस एमसीक्यू को समझने के लिए पहले सिलिकॉन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सिलिकॉन जो होता है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है और उसके ऊपर एक एटम होता है और तीन एटम जो है वो नीचे होते हैं, एक ट्राइपॉड स्ट्रैंड की लेग्स की तरह। तो ये आपके पास फिगर में नजर आ रहा होगा आपको, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और जो सिलिकॉन जो होता है ये इसके जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपस में इंटरेक्ट करके एक नेटवर्क सा बना रहे होते हैं जिसको आप कहते हो नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेटवर्क स्ट्रक्चर। फोर्थ एमसीक्यू, one end of a uniform wire of length L and weight W is attached rigidly to a point in the roof and a weight W1 is suspended from its lower end. If S is the area of cross section of the wire, the stress in the wire at height 3L/4 from its lower end is। तो देखें ये आपको समझाने के लिए मैंने फिगर बना दिया। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक वायर है जिसका मास जो है W है और इसके ऊपर एक वेट अटैच किया है जिसका वेट W1 है। तो यहाँ पे ये जो वेट अटैच किया है ये 3L/4 की डिस्टेंस से अटैच किया है। एल आपके पास टोटल डिस्टेंस है, 3/4 जो होगा एल का वो 3L/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने इसकी स्ट्रेस निकालनी है तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो टोटल फोर्स आपके पास हो जाएगी W1 + 3W/4 डिवाइडेड बाय S। तो ये आपके पास स्ट्रेस हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी है। Fifth MCUs. On suspending a weight mg, the length L of an elastic wire having area of cross section A becomes double of the initial length. The instantaneous stress on the wire is। तो देखें ये एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है, इसको जरा देखिएगा। आपके पास वॉल्यूम जो होता है वो आपके पास होता है एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने जब वायर के ऊपर वेट डाला तो जो उसकी लेंथ है वो डबल होगी। अब लेंथ डबल हुई है, चूंकि वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए लेंथ डबल करने पर एरिया को हाफ होना पड़ेगा तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे एरिया जो है जो कि पहले ए था अब हाफ हो जाएगा यानी A/2 हो जाएगा। तो स्ट्रेस आपका फार्मूला होता है आपके पास फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स की जगह mg लिखेंगे और एरिया की जगह A/2 लिखेंगे, और A/2 जब लिखेंगे तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है इसलिए वो नोमिनेटर में चला जाएगा। इसलिए आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो सी ऑप्शन है, 2mg डिवाइडेड बाय A। Six MCUs. The diameter of a brass rod is 4 mm and Young modulus of brass is 10 multiplied by 10⁻10 Newton per meter square. The force required to stretch by 0.1% of its length is। देखें यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है, तो सिंपल हम लोग यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। रीअरेंज करेंगे, आपके पास स्ट्रेस जो होती है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होती है। एरिया की जगह आपने लिख दिया πr², आर की जगह आपने लिख दिया T/2। तो आपके पास फार्मूला बन गया फोर्स इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इनटू पाई D/2 होल स्क्वायर इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन की जगह आप लिख सकते हैं 0.001। 0.001 किस तरह आया? 0.1% हमें गिवन है, तो 0.1 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 0.001। 0.1 को आप फ्रैक्शन में करें तो आ जाता है 0.1 को फ्रैक्शन में करें, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो 1/10। और परसेंटेज जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है 1/100। तो टोटल आपके पास हो गया 1/1000 जो कि इक्वल होता है 0.001। तो इस तरह 0.1% जो है 0.001 के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, आंसर आपके पास आ जाएगा 400 पाई न्यूटन जो कि है ऑप्शन डी। सेवंथ एमसीक्यू,
A cantilever beam has a load at the free end. The strain energy in the beam is due to, तो देखें कैंटिलीवर क्या होता है, ये मैंने आपके पास फिगर में बना दिया। कैंटिलीवर के एक साइड पे जो कि फ्री एंड है, एक अटैच्ड एंड होता है और एक फ्री एंड होता है। जो कि फ्री एंड है उसके ऊपर हमने एक लोड डाला है। अब लोड डाला है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बेंड होगा। अब बेंड हुआ है तो उसके अंदर एक स्ट्रेन एनर्जी आई है। तो पूछा गया कि स्ट्रेन एनर्जी जो है, ये स्ट्रेन एनर्जी किस वजह से आई है। तो ये स्ट्रेन एनर्जी ऑब्वियसली बेंडिंग की वजह से आई है। जैसे ही हम वो लोड उठाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और वो वापस ऊपर रिट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए जब हम वेट डालते हैं तो वो बेंड हो जाता है और उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है। 8th MCQs. When a pressure of 100 atmosphere is applied on a spherical ball of rubber and its volume reduces to 0.01%, the bulk modulus of the material of rubber in dynes per centimeter cube is. तो देखें इसके अंदर हम सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, K इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल्टा वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। V आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम है और डेल्टा वॉल्यूम जो है चेंज इन वॉल्यूम है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने पर आपके पास आ जाएगा K is equal to 1000 ATM divided by 0.01%. सेम इज द केस 0.01%, जैसा मैंने पहले समझाया था पिछले एमसीक्यूज में, इसी तरह 0.0001 बन जाएगा। और आपके पास क्योंकि हम लोग एटीएम को डाइंस में कर रहे हैं, यानी आप पूरे प्रेशर बाय वॉल्यूम को डाइंस पर सेंटीमीटर क्यूब में कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1013 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 से। तो आपका आंसर जो आ जाएगा 1013 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। 9th MCQs. The property of a material to store strain energy is called. ए ऑप्शन है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? देखिए डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर मैं किसी एलिमेंट पे या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूँ, प्रेशर लगाता हूँ और उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से वो डिफॉर्म हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग। विदाउट ब्रेकिंग का लफ्ज़ याद रखें, कितनी आसानी से वो डिफॉर्म हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग। जैसे आपके पास कॉपर है, कॉपर से हम वायर्स बना लेते हैं, ठीक है। एक कॉपर के जो है पीस होता है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, वो कितनी लंबी वायर बन जाती है, ब्रेक नहीं होती, ठीक है। इसी तरह आपके पास एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं, आयरन की शीट्स होती हैं, इतनी पतली पतली लंबी लंबी शीट्स बन जाती हैं। तो ये सब जो है इसलिए होता है क्योंकि इन मटेरियल की डक्टिलिटी ज्यादा है, विदाउट ब्रेकिंग जो है ये डिफॉर्म हो सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ऑप्शन नहीं है। बी आपके पास हार्डनिंग, हार्डनिंग का मतलब पता है हार्ड होना। सी जो है रेजिलियंस। डी जो है स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर या फोर्स लगाऊं तो वो कितना रेजिस्ट करता है, कितनी मुश्किल से जो है वो डिफॉर्म होता है, ये आपके पास स्टिफनेस होती है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा रेजिलियंस, जो कि है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड रेजिलियंस। 10th एंड लास्ट एमसीक्यू, ग्रेडियंट ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हैज अ डैश वैल्यू। तो देखिए इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो होता है वो के वैल्यू होती है, के कांस्टेंट होता है, जो कि आप फार्मूला में भी इस्तेमाल करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसके अंदर जो के है ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो ये जो है ग्रेडियंट ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ होता है। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं, मैंने आपके लिए फिगर भी बना दिया। जो आपके पास इलास्टिक लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हुक्स लॉ क्या कहता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जो के होता है वो कांस्टेंट रहता है। आप कर्व देख सकते हैं, के आपके पास कांस्टेंट रहता है और इलास्टिक लिमिट से बाहर जो है वो के में वेरिएशन आ जाती है। तो इसलिए जनरली हम कहते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, जो कि है ऑप्शन डी। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। इट कीप्स अस मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़।